प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के इस द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। एक रक्तध्वज नाटक है और एक निबंध संग्रह पाठ्य पुस्तक हैं और एक एकांकी संग्रह की पाठ्य पुस्तक है। हमने पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से इस एकांकी संग्रह पाठ्य पुस्तक को आरंभ किया था, जिसमें प्रथम एकांकी के रूप में नया पुराना शीर्षक से एक एकांकी संकलित हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी की, जिनकी कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर हमने पिछले ऑनलाइन कक्षा में चर्चा की थी। और साथ ही इस एकांकी को हम पढ़ते हुए यहाँ तक आ चुके थे। ये प्रतिमा पृष्ठ संख्या 25 के यहाँ इस कथन प्रतिमा का जो ये कथन है, मैं जो कहना चाहती हूँ आप भली भांति जानते हैं, यानी देवचंद जो इसके पति हैं और प्रतिमा इनकी पत्नी, और इन दोनों में एक विषय पर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। और प्रतिमा जो है लिली की माँ और देवचंद के आपसी रिश्तों को लेकर के शक करती हैं कि आप दोनों में कोई न कोई संबंध तो जरूर हैं। इसलिए तो लिली की माँ ने आपके ऊपर विश्वास करके 50-60 हज़ार के गहने आपके अमानत तौर पर आपके पास रख दी, जबकि आज के युग में कोई एक स्त्री पुरुष पर इतना विश्वास कैसे कर सकती है। तो प्रतिमा को एक स्त्री सुलभ जो शंका होती है, जो संदेह और शक होता है, उसी को लेकर के दोनों में कड़वाहट हो रही है। देखिए प्रतिमा देवचंद आके कहते हैं, यही नहीं कि मैं बदमाश हूँ, पापी हूँ, दुराचारी हूँ, लिली की माँ से यानी मेरा अनैतिक कोई संबंध वगैरह है। डॉट डॉट का तात्पर्य यहाँ पर कोई चीज़ छुपी हुई है। रहस्य गंभीर, प्रतिमा तुम बड़े तीखे घाव लगा रही हो भराई हुई आवाज़ से। मेरा दिल तो पहले ही रवि की बातों ने घायल कर दिया है। यहाँ फिर प्रतिमा कुछ नर्म होकर के, हो सकता है आप पापी नहीं हो, ये भी हो सकता है कि आपके दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं हो, पर मैं यह कभी नहीं मान सकती कि उसके दिल में भी कुछ नहीं है, यानी उस स्त्री के दिल में भी तो कुछ हो सकता है, उसके मन में भी तो खोट हो सकती है। कोई नारी मन में किसी तरह का पाप रखे बिना किसी दूसरे पुरुष को इस तरह अपना सब कुछ सौंप सकती है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। देवचंद चुपचाप घूमता है और फिर वे पुरुष ही किसी सुकोमल भावना के बिना कैसे इतनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकता है। धोखा हो सकता है, चोरी हो सकती है, चीज़ इधर से उधर हो सकती है, भेद भरे स्वर में। और अब तो मुझे और भी संदेह है कि यह सब कुछ एक दिन होकर रहेगा। फिर ऊंची आवाज़ में, हमारी बिसाती क्या है, हम उम्र भर भी कमाते रहे तो इनमें से एक चीज़ की कीमत नहीं चुका सकेंगे, और आप क्या ये सब जानते नहीं? बताइए मैं इसे क्या समझूं? फिर देवचंद घूमना छोड़कर, मैं सब गहने वापस कर दूंगा। इसलिए उसने अंतिम निर्णय ये ले लिया है उसने कि वो प्रतिमा अपनी पत्नी की बात को सुन करके कि ये गहने कभी भी चोरी हो सकते हैं, उसके आदर्शवादीपन में एक तरह से वो रहेगा, या पत्नी के फिर कभी पीएर वगैरह चले जाने पर फिर पीछे सुरक्षा होगी नहीं। और ये गहने रवि दत्त जो है और नियत पहले खराब कर चुका है रानीहार लेकर के, और सारे गहने वो हड़प सकता है, और साथ ही वो देवचंद को भी गहने हड़पने की बात कहता है। तो प्रतिमा, आप के गहने वापस देने वाले हैं? देवचंद, मैं आज ही सब कुछ वापस कर दूंगा। असीम पीड़ा से, तुमने मुझे कभी नहीं समझा प्रतिमा, तुम सदा मुझ पर झूठे अभियोग लगाती रही हो, अनकहनी बातें कहती रही हो, यानी जिनको नहीं कहा जा सकता ऐसी बातें भी तुमने मेरे को बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाया हो। तुमने कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे सिवा किसी को मैंने जरा सी भी जगह अपने दिल में नहीं दी है। अर्थात मेरे लिए तो तुम ही से प्रेम किया और किसी के ऊपर मैंने आँख उठा के नहीं देखी। इतनी लड़कियाँ मेरे यहाँ पढ़ती हैं, दिन प्रतिदिन मेरे स्कूल की ख्याति बढ़ रही है। क्या तुम सोचते हो कि तनिक सी मेरी आँख भी इन लड़कियों की नज़रों से बची रह सकती है? किंतु भटके हुए पक्षी सा तुम्हारा संदेह कभी इस डाल पर और कभी उस डाल पर बैठा करता है। प्रतिमा पिघल कर, मैंने कभी अभियोग नहीं चलाया, मैंने सदा आपके हित की बात कही है, और आपने कई बार इस बात को स्वीकार भी किया है कि मेरी बातों से आपको लाभ भी हुआ है। आप ही सोचिए,
अब तो मैं घर पर रहती हूँ, खूब चौकसी रखती हूँ। कल कुछ दिनों के लिए पीरियड चली जाती और फिर पीछे से कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो क्या होगा? आप लाख सच्चे हों, लाख दयानतदार हों, यानी आपको ऊपर भरोसा किया जाता है, पर कोई आपकी बात नहीं मानेगा। जो बात आपने सपने में भी नहीं आई या सपने में भी नहीं सोची, ऐसी बात फिर आपको सुननी पड़ेगी। यानी कहने का तात्पर्य, एक स्त्री की बात को सब महत्व देते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। वो यदि आपके ऊपर कोई आरोप लगाने लग गई तो फिर आपकी बातों को कोई अहमियत नहीं देगा, कोई महत्व नहीं देगा। प्रतिमा। और जिस आदमी का मन एक रानी हार पर इतना बेईमान हो सकता है, यानी रविदत्त की ओर इशारा करके, उससे और किस बात की आशा की जा सकती है? देवचंद। मैं आज ही सब गहने वापस कर दूंगा। अपनी विपत्ति के समय अपने शराबी पति के डर से उसने सब आभूषण मेरे पास अमानत रख दिए थे। लिली कल बड़ी हो जाएगी तो मैं उसकी शादी कैसे करूंगी? उसने कहा था उस समय तो एक तीली भी नहीं बचेगी। और उसकी विनय और विपत्ति को देखकर मैंने ये बोझ अपने कंधे पर लेना स्वीकार कर लिया था। मैं आज ही सब कुछ वापस कर दूंगा। और भी ऊंची भारी आवाज़ में, मेरी ओर से कोई सारे के सारे गहने उड़ाकर ले जाए, उसका शराबी पति उसे गंवा दे, उड़ा दे। धीमे और भरे हुए स्वर में, मेरी ओर से लिली का ब्याह नहीं हो, वे निर्दोष भोली भाली लड़की अयोग्य भिखमंगे का हाथ पड़ जाएं। मेरी बला से मुझे क्या? मैं आज ही उसके सब गहने वापस कर दूंगा। एक दो बार कमरे में चक्कर लगाता है देवचंद। तुम मेरी मदद करना प्रतिमा। मैं मदद करूं? देवचंद। देखो, जब तक मैं वह रानी हार उन गहनों में न रख दूं, मैं वे गहने वापस कर नहीं सकता। तुम रानी हार लेने में मेरी मदद करो। मांगे से यह नहीं मिलेगा, और मैं नहीं चाहता कि भाभी को इसका पता लगे। प्रतिमा ठाका मारकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ, इतने अभिनय की क्या ज़रूरत है? आपने मुझे क्या बिल्कुल ही बच्ची समझ लिया है? क्या मैं कुछ नहीं समझ सकती? इतनी चिकनी चुपड़ी बातें, ये एक्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं रानी हार लेने में मदद दूं और आप निश्चिंत हो जाए और गहने ज्यों के त्यों। फिर देवचंद भरे गले से प्रतिमा चुप रहती है। देवचंद, तुम मेरी मदद करना प्रतिमा। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं कसम खाता हूं कि मैं सब गहने आज ही वापस कर दूंगा। तुम चाहो तो लिली की माँ से कभी बात तक नहीं करूँगा। चाहो तो लिली का नाम रजिस्टर से खारिज कर दूंगा। और तुम एक बार ये रानी हार लेने में मेरी मदद करो। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने उसकी अमानत ली, उसी तरह उसे वापस कर दूँ। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ प्रतिमा। यानी प्रतिमा से, यानी अपनी पत्नी से वो मदद लेकर के और रानी हार वापस लेकर के, जिस विश्वास के साथ उसने वो गहने अमानत तौर पे रखे थे, पुण्य लिली की माँ को सौंपना चाहता है। आज के युग में, इस भौतिकवादी युग में, ये जो ईमानदारी है वो एक तरह से यथार्थ के युग में आज आडंबर लगती है। प्रतिमा देखिए आगे क्या कहती है। अच्छा, अब उठो, नहाओ, खाना खाओ, कपड़े पहनो और स्कूल जाओ। आज तीज का त्यौहार है। हम दरबार साहिब जाना चाहती हैं। मैं इस संबंध में सोचूंगी। अब उठो, देखो भाभी तैयार हो चुकी है। यानी उधर वो तैयार हो रही है, रवि की पत्नी, और दरबार साहिब जाना है, तीज का त्यौहार है, तो इस बहाने वो सुसज्जित होगी और बहुत सारे गहने पहन के निकलेगी। तो यहाँ कुछ न कुछ सोचने का तरीका प्रतिमा को मिलेगा। देवचंद, ठीक है। प्रसन्नता से हाथ पर हाथ मारकर, मुझे तरकीब सूझ गई है। सुनो, यदि भाभी जाने को तैयार हुई हैं तो उन्होंने ज़रूर ही सब गहने पहने होंगे। जब वे सब ट्रंक आदि बंद कर चुके तो तुम बहाने से उन्हें इधर ले आना और फिर अचानक उनसे कहना, ये रानी हार तुमने क्या पहन लिया? इतना कीमती हार, यानी कहीं खो जाएगा, ये इस तरह से बहाने बनाना। वहाँ बड़ी भीड़ होती है, इसको उतार जाओ, न जाने कोई खींच कर ही ले जाए, फिर हाथ मलती रह जाओगी। प्रतिमा, अच्छा,
मैं ये भी करके देख लेती हूँ। अब आप उठें, नहाएं धोएं, तैयार हो जाएं। नौकरानी बाहर से, मास्टर जी चाबियाँ दीजिए, स्कूल खोलना जो है, यानी कुछ कुछ। फिर देवचंद प्रतिमा से, तुम मेरी चिंता नहीं करो प्रतिमा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। मैं आज ही लिली की माँ को उसकी अमानत लौटा दूंगा। नौकरानी से, देखो माई, तुम जल्दी जाओ, लिली की माँ को बुला लाओ, कहना जरूरी काम है, बिल्कुल नहीं रुके, जल्द चली जाएं। और नौकरानी जाने लगती है। फिर देवचंद, ठहरो, रुपया निकाल कर फेंकता है, ये रुपया ले जाओ, तांगे में उन्हें लाना। नौकरानी, जी उनका घर तो बहुत दूर तो है नहीं, तांगे की क्या ज़रूरत है, मैं पैदल ही लेकर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम यही काम करो। देवचंद, मैं जो कहता हूँ तांगे में लाओ, तांगे में, सॉरी, मैं जो कहता हूँ तांगे में जाओ और तांगे में उसको लेकर के आना। नौकरानी के जाने पर धीमे स्वर में प्रतिमा से, देखो मेरे नहाने खाने की चिंता नहीं करो, और यदि स्कूल भी ज़रा देर से खुल गया तो आफत न आ जाएगी, लेकिन ये सब गहने मैं अभी इसी वक्त लौटा देना चाहता हूँ। देखो प्रतिमा, भगवान के लिए मेरी मदद करो। भाभी तैयार हो गई होंगी, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वे जब आभूषण पहने बिना न जाएगी, वे सब आभूषण पहने बिना न जाएगी, और रानी हार तो उन्हें सबसे अधिक पसंद है। जाओ जल्दी तैयार होकर उन्हें ले आओ, और जैसे मैंने कहा वैसे ही करो। चलो साड़ी बदलो। प्रतिमा, आपका ध्यान किधर है आज? अभी तो साड़ी बदली है मैंने। देवचंद, लेकिन ये। प्रतिमा, मैं कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हूँ या बहू नहीं हूँ, बस इन्हीं कपड़ों से चली जाऊँगी। देवचंद, तो चलो। दोनों जाते हैं, पर देवचंद फिर मुड़ आता है, जैसे कोई चीज़ पीछे भूल गया हो। अपने आप, अलमारी को ताला लगा है, कम से कम उसे तो खोल आऊँ, ताकि ताला ढूंढने के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़े। जल्दी जल्दी जेब से चाबी निकाल कर ताला खोलता है, और फिर चाबी ताले में ही जोड़कर बाहर चला जाता है। कुछ क्षण खामोशी, फिर प्रतिमा भाभी को साथ लिए हुए आती है। भाभी यानी भाभी, ये रवि दत्त की जो है पत्नी है, उसको भाभी, अभी नई नवेली दुल्हन है, 4 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। भाभी एक सीधी सादी, मोटी, गुलगोथनी लड़की है। मुखाकृति उसकी प्रसन्न है, किंतु भावना शून्य है। भड़कीले वस्त्रों से वह आवृत हैं, और गहनों कपड़ों की मोहब्बत उसके चेहरे पर लिखी हुई दिखाई देती है। यानी गहनों और कपड़ों से वह मोहब्बत करती, प्रेम करती। प्रतिमा, बस मैं जरा बालों में कंघी कर लूँ, बिखर गए हैं। कुर्सी में बैठकर बालों में कंघी करती है। और तनिक ये चीज़ें करीने से रख जाऊँ, वैद्य जी मालूम होता है इधर उधर कर गए हैं। हंसती है। उनकी आदत कभी नहीं सुधरेगी। शीशा, कंघी और क्रीम आदि करीने से अंगीठी पर रखती है। नहीं, मास्टर जी यूं ही शोर मचा देंगे, उन्हें तो जरा सी अव्यवस्था भी बुरी लगती है। कुर्सियों पर बिखरे हुए कपड़े व्यवस्था के साथ खूंटियों पर टांग कर, तो पाँवों में क्या पहनकर चलूं? कपड़ों वाली अलमारी के निचले खाने से एक दो जूतों की जोड़ी निकालती है। गुरगाबी पहन जाऊं, उसे उठाकर देखती है, फिर उसे अलमारी में रख देती है। ना बाबा, वहाँ तो नंगे पाँव चलना पड़ेगा, कोई इनको चोरी कर ले, ऐसी कुछ अंदेशा। और फिर जैसे उसने पहली बार ही अचानक देखा हो, अरे तुमने तो सब गहने पहन रख लिए हैं। ना बहन, कम से कम ये रानी हार तो रख जाओ, इतनी भीड़ होती है वहाँ, कोई बदमाश इसको चुरा ले जाएगा। भाभी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? अब इतने ट्रंक कौन उठाएगा? प्रतिमा, ट्रंक में रखने की क्या ज़रूरत है, इस अलमारी में रख जाओ, ताला लगाकर चाबी साथ ले जाओ, आध घंटे में तो हम वापस आ जाएंगे। मैं तो तुम्हारे हित की बात कर रही हूँ, कोई खींच कर ले गया तो हाथ मलती रह जाओगी। देवचंद बाहर से, जल्दी करो, फिर वहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि जाना भी कठिन हो जाएगा। भाभी हार उतार कर प्रतिमा को देते हुए, लो करो बंद इसे अलमारी में।
प्रतिमा हार लेकर अलमारी में बंद करते हुए, और मेरी मानो तो कर्णफूल भी इसी में रख जाओ, भीड़ में इनके साथ कान भी खिंच जाते हैं। भाभी ऐसा भी क्या अंधेर हैं, कर्णफूल तो मैं नहीं उतार सकती, मुझे बुच्चा बुच्चा रहना पसंद नहीं, यानी बिल्कुल रूखा रूखा। प्रतिमा इसे ताला कौन लगाएं, जरा इधर उधर देखकर वह ताला जरा देना भाभी। भाभी ताला देती है, प्रतिमा लगा देती है और चाबी जेब में रखती हैं। दोनों जाती हैं। देवचंद धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता है। प्रतिमा वापस आती है। प्रतिमा धीमे स्वर में, रानी हार इस अलमारी में बंद है, ये लो चाबी। देवचंद चाबी की जरूरत नहीं, तुम भाग जाओ। प्रतिमा चली जाती है। देवचंद कुछ क्षण तक खिड़की में जाकर बाहर की ओर देखता है, फिर वापस आता है, दरवाज़ा लगा देता है और फिर इधर उधर कुछ ढूंढता है। अपने आप, आज मुझे अपने ही घर में चोर बनना पड़ेगा। अंदर कोठरी में जाकर हथौड़ी लाता है, हथौड़ी को हाथ में उछालता है और तुलसीदास जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी, यानी धीरज धैर्य को, धर्म को, मित्रता को और नारी को आपदा के काल में ही परखा जाता है, इन चारों को। हथौड़ी से ताले को तोड़कर माला बाहर निकालता है और उससे हथौड़ी हाथों से उछालता है, किंतु दूसरा चरण बदल देना चाहिए। आजकल तो यूँ होना चाहिए, गरज पड़े तो परखिए चारी, यानी गरज पड़ने पर ही चारों की परीक्षा होनी चाहिए। हंसता है और हथौड़ी को फिर अंदर कमरे में फेंक देता है। बाहर दस्तक की आवाज़ आती है। बढ़कर कुंडी खोलता है। आइए आइए, माई के साथ लिली की माँ का प्रवेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि इस अगले दोनों पृष्ठों को और इसके ऊपर कुछ विशेष चर्चा हम अगली ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज़ को देख रहा है, तो उनसे आग्रह है कि वो इन वीडियोज़ को लाइक करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।